हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 55 यानी कि 55 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस है, एचपीएसएससी एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 56 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद। तो सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध किससे थे? अब देखो आप कंफ्यूज कहाँ पर होते हो? आप कंफ्यूज ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में होते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध मिस्र के लोगों से थे या फिर मेसोपोटामिया के। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो सिंधु घाटी के लोग थे उनके व्यापारिक संबंध थे मेसोपोटामिया लोगों के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पे बात की गई है। मैं आपको हर बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, यानी कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो वो की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी राखलदास बनर्जी द्वारा। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सिंधु घाटी का टोटल एरिया कितना है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल एरिया है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो देखो आपको यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो उत्तरी स्थल है वो कौन सा है? तो वो है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और गोदावरी या फिर प्रवर नदी के किनारे पड़ता है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो वह है सुतका गेंडोर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में पड़ता है और किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दिया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्राह्मणाज आर बुक्स दैट डील विद। तो ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध किससे है? आप देखो ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है रिचुअलिज्म यानी कि कर्मकांड से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात की जाए, लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जगह पर हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो भगवान बुद्ध की यहाँ पे बात की गई है, तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखो आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। उसके बाद देखो आपसे क्या पूछा जाता है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का विवाह कब हुआ था? तो देखो आपको नोट रखना है कि भगवान बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेट्स आपको पता होने चाहिए कि 16 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 547 बीसी में जो है तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना गृह कब त्यागा था, यानी कि उन्होंने घर कब छोड़ा था? तो देखो 29 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 534 बीसी में जो है तो भगवान बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो देखो भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि आप कह सकते हो 528 बीसी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो देखो भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 483 बीसी में जो है तो उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये देखो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये सीक्वेंस अक्सर जो है तो यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। बाकी एक और पॉइंट आपको भगवान बुद्ध के बारे में नोट रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के शाही घोड़े का क्या नाम था? तो देखो आपको नोट रखना है कि गौतम बुद्ध के शाही घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 16 महाजनपद थे, तो उन 16 महाजनपदों की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में मिल रही है? तो उन 16 महाजनपदों की चर्चा जो है तो अंगुत्तर निकाय, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, वहाँ पर मिलती है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? ये देखो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें,
सो क्वेश्चन नंबर 101 की अगर बात की जाए, द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड एट, तो प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी? तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो जैन धर्म था, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी महावीर स्वामी ने। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी, तो मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूँ कि जो जैन संगतियाँ हुई थी वह टोटल 2 बार हुई थी। तो जो सबसे पहली जैन संगति थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पर हुई थी? डेट्स देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो ये हुई थी 300 BC में। कब हुई थी? 300 BC में। और उस समय प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो स्थूलभद्र ने जो है तो इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है। अब ये तो हमने देखा प्रथम जैन संगति। कई बार आपसे पूछा जाता है सेकंड जैन संगति यानी कि दूसरी जैन संगति कहाँ पर हुई थी? तो देखो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरी जैन संगति थी यह 512 ईस्वी में हुई थी, यानी कि आप कह सकते हो कि 6ठी शताब्दी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वल्लभी गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने। किसने की थी? क्षमा श्रवण ने। तो ये कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। जैन धर्म का मैंने आपको बताया कि जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। तो महावीर स्वामी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो देखो ये भी आपको नोट रखना है कि महावीर ने अपना प्रथम उपदेश पावापुरी में दिया था। कहाँ पर दिया था? पावापुरी में। तो ये मैंने कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको जैन धर्म के बारे में बता दिए। अच्छा देखो यहाँ पर जैसे जैन संगतियाँ पूछी गई हैं, वैसे ही देखो आपसे बौद्ध संगतियाँ भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में टोटल कितनी संगतियाँ हुई थी? तो देखो बौद्ध धर्म में टोटल जो है तो 4 सभाएं हुई थी, यानी कि 4 संगतियाँ हुई थी। तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो पहली जैन संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में, दूसरी जैन संगति हुई थी वैशाली में, तीसरी जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्रा में, और चौथी जैन संगति हुई थी कुंडलबनी यानी कि कश्मीर में। तो ये भी कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 102 की अगर बात की जाए, शकाज वर फाइनली ओवरथ्रोन बाई, तो शक साम्राज्य को अंततः किन्होंने उखाड़ फेंका था? अब देखो शक साम्राज्य को उखाड़ फेंका था सातवाहन राजे ने। अब सातवाहन राज्य का यहाँ पे कौन सा राज्य दिया गया है? तो वो है गौतमीपुत्र शतकर्णी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो गौतमीपुत्र शतकर्णी है वह किस वंश का राजा था? तो यह सातवाहन वंश का राजा था। अब देखो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था होती क्या है? तो सामंती व्यवस्था देखो आप कह सकते हो कि राजा के अंडर एक और राजा हुआ करता था। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सामंती व्यवस्था थी, तो सामंती व्यवस्था का प्रारंभ किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो देखो ये भी आपको नोट रखना है। जो सामंती व्यवस्था थी उसका आरंभ जो है तो सातवाहन साम्राज्य में ही हुआ था, और सातवाहन साम्राज्य में गौतमीपुत्र शतकर्णी ने ही इसका आरंभ किया था, यानी कि इसकी स्थापना की थी। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो यहाँ पर शक साम्राज्य की बात की गई है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शक थे उनकी टोटल शाखाएं कितनी थी? तो शकों की टोटल शाखाएं थी 5। ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 103 है, खारवेला रूल्ड ओवर, तो खारवेल ने शासन किया था कहाँ पर? तो देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए। देखो खारवेल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं किसने शासन कहाँ पर किया था। तो वो किया था कलिंग में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कलिंग जो है तो वर्तमान में किसका नाम है? तो वो है उड़ीसा का। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आई है खारवेल की, तो खारवेल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो खारवेल से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि खारवेल किस वंश का राजा था? तो देखो खारवेल आपको नोट रखना है या चेदी राजवंश का राजा था, ये आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि खारवेल किस वंश को मानता था? तो देखो खारवेल जो है तो जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि यह जैन धर्म को मानता था। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे खारवेल के बारे में पूछा जाता है कि इसने किन पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया था? तो ये भी आपको नोट रखना है कि इसने जो है तो उदयगिरी की पहाड़ियों में जो है तो गुफाओं का निर्माण किया था। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको खारवेल के बारे में बता दिए, ये आपको नोट रखने हैं। कलिंग आपने पढ़ा होगा कि अशोक ने जो है तो कलिंग पर आक्रमण किया हुआ था। तो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 BC में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर बात की जाए, वातापी वॉज द कैपिटल ऑफ द, तो वातापी राजधानी थी किन की? तो देखो वातापी राजधानी थी चालुक्यों की। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन ए में देख करके रखा है मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन बी में है गुप्ता, तो गुप्ता वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्रा में थी। ऑप्शन सी में है पल्लव, तो पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो पल्लवों की राजधानी थी कांची, कांचीपुरम में। कहाँ पर? कांची में। अब कुछ और वंश हैं जिनकी राजधानी आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है चोल साम्राज्य, जो कि मध्यकालीन चोल साम्राज्य था। देखो मैं संगमकालीन चोल वंश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चोल वंश की बात कर रहा हूँ, जो कि मध्यकालीन चोल वंश था। तो उस चोल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी तंजौर या फिर तंजावर में। कई बार आपसे पूछा जाता है पाल वंश, पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। फिर देखो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है राष्ट्रकूट,
राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी मानेखेत में। फिर आपसे परमार वंश भी पूछा जा रहा है, परमार वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी धारा नगरी में। फिर चंदेल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी खजुराहो में। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, अच्छा कब की थी ये भी आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और शुंग वंश की कैपिटल कहाँ पर थी ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अब देखो चोल वंश के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि चोल वंश की कैपिटल क्या थी, तो वो थी तंजौर या फिर तंजावुर में। अब देखो कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है संगम कालीन चोल वंश। संगम वंश में देखो ऐसे 3 वंश थे, मैं आपको हर बार बताता हूँ तो आज भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। संगम वंश में देखो टोटल 3 वंश थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थे चोल वंश, उसके बाद आता था चेर वंश और उसके बाद आता था पांड्य वंश। तो इनकी कैपिटल भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो देखो जो चोल साम्राज्य था जो कि संगम कालीन था, तो उसकी कैपिटल कहाँ पर थी? तो वो थी पुहार या फिर कावेरी पट्टनम में। और चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो वो था बाघ। मैं आपको हर बार यहाँ पर बताता हूँ। फिर आपसे पूछा जाता है चेर साम्राज्य। चेर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो चेर वंश की कैपिटल थी मुंजीरी या फिर जिसको वांची कहा जाता था। क्या थी? वांची। और चेर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था धनुष। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर पांड्य साम्राज्य की देखो कैपिटल जो है तो हमीरपुर बोर्ड के ही एग्जाम में पूछी गई थी कि पांड्य वंश की कैपिटल क्या थी? तो वो थी मदुरई में। कहाँ पर? मदुरई में। और पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था मछली। तो देखो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, थोड़े से हिमाचल के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अब देखो यहाँ पर बात की गई है, क्वेश्चन नंबर हमारा 186 है, महिमा पुस्तकालय कहाँ पर है? मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो महिमा पुस्तकालय है वो कहाँ पर है, तो वह सिरमौर के नाहन में है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो महिमा पुस्तकालय इसकी बात की गई है, तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि महिमा पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी। तो महिमा पुस्तकालय की स्थापना 1927 में की गई थी। और किसने की थी? तो सिरमौर के राजा अमर प्रकाश ने जो है तो इसकी स्थापना की थी। अब अमर प्रकाश, यहाँ इससे जो एक क्वेश्चन बनता है कि अमर प्रकाश की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो अमर प्रकाश की मृत्यु 1933 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। बाकी महिमा पुस्तकालय मैंने आपको बताया सिरमौर के नाहन में है। तो सिरमौर में और क्या क्या चीज़ें फेमस है, जैसे माता बाला सुंदरी का मंदिर जो है तो सिरमौर के त्रिलोकपुर में है। उसके बाद विश्वकर्मा मंदिर सिरमौर के पांवटा साहब में है। नाग न्यूणा मेला भी कहाँ पर लगता है? सिरमौर में ही लगता है। CCI यानी कि जो सीमेंट फैक्ट्री है वह कहाँ पर है? वह भी सिरमौर के राजवन में स्थित है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको सिरमौर के बारे में नोट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब देखो जनगणना 2011 से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा गया है तो वो हो जाएगा 123। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कई बार यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की जनसंख्या कितनी है, तो वो है 68,64,602। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का लिंगानुपात आपसे पूछा जाता है तो वो है 972। और शिशु लिंगानुपात कितना है? तो वो है 909। और हिमाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 82.80%। 82.80%। अच्छा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और कितनी है वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 188 की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वो थे न्यायाधीश TVR ताताचारी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने देखी प्रथम लोकायुक्त, फर्स्ट लोकायुक्त। कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे NC मेहता। फिर कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि हिमाचल के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे ई पेंड्रल मून। फिर कई बार यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे S चक्रवर्ती। और हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो ये भी कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से माघी त्योहार किसे कहते हैं? तो माघी त्योहार जो है तो कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि यह लोहड़ी के त्यौहार पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 189 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हालदा त्यौहार, फुलेज त्यौहार और खेपा त्यौहार ये कहाँ कहाँ पर लगते हैं, मैं आपको हर बार बताता हूँ। आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि हालदा हो गया, फुलेज हो गया और खेपा हो गया, ये कहाँ कहाँ पर मनाए जाते हैं। बाकी यहाँ से एक दो क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाता है फूलों का त्यौहार, तो फूलों के त्यौहार को क्या कहा जाता है और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो फूलों के त्यौहार को कहा जाता है उखियांग। उखियांग इसको कहा जाता है और ये मनाया जाता है किन्नौर में। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है चित्रों का उत्सव। चित्रों का उत्सव जो है तो कहाँ पर लगता है और इसको क्या कहा जाता है? तो चित्रों के उत्सव को कहा जाता है चैत्रोल। क्या कहा जाता है? चैत्रोल इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पर लगता है? तो यह सिरमौर में लगता है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ये भी आपको नोट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 की अगर बात की जाए,
रिवालसर झील कहाँ पर है? तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि रिवालसर झील मंडी में है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मंडी की झीलों को हमने बहुत से टाइम से जो है तो डिस्कस नहीं किया है, तो आज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मंडी में जो है तो कौन कौन सी झीलें हैं? रिवालसर झील है, कुंतभयोग झील है, पंडोह झील है, कमरूनाग झील है, पराशर झील है, कुमारवा झील है, कालासर झील हो गई, सुखसार झील हो गई। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं? तो ये है मंडी जिले में, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 191 है। लवी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? आप सभी को पता है लवी मेला जो है तो रामपुर बुशहर में मनाया जाता है, जो कि शिमला में पड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लवी मेले की शुरुआत किसने की थी? तो लवी मेले की शुरुआत की थी केहरी सिंह ने। अब देखो, जैसे लवी मेला मनाया जाता है शिमला में कुछ और भी मेले मनाए जाते हैं, जैसे चांद मेला हो गया, उसके बाद आप कह सकते हो सिप्पी मेला हो गया, फिर उसके बाद भैंसों का मेला हो गया, पत्थर का खेल हो गया जो कि शिमला के हलोग में लगता है, फाग मेला हो गया, ये भी शिमला में लगता है। तो ये कुछ, फिर शिमला समर फेस्टिवल हो गया, ये भी शिमला में लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। नलवाड़ी मेला आप सभी को पता है कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है बिलासपुर में, जिसकी स्थापना 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने की थी। और ये कहाँ पर लगता है? तो यह बिलासपुर के लुहणू मैदान में लगता है। फिर आप सभी को पता है कि नाग नेवणा मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, नाग नेवणा मेला लगता है सिरमौर में। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 192 है। शूलिनी मंदिर कहाँ पर है? तो शूलिनी मंदिर है सोलन में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सोलन में यह पड़ता है। अच्छा, आप जिस भी एरिया में हो, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट मंदिर नीचे कमेंट में बताओ, इससे जो है तो सभी की हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 193 की अगर बात की जाए, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? आप सभी को बताया भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो है चंबा जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, 2-3 पॉइंट्स यहाँ से और बनते हैं, जैसे एक तो पूछा जाता है आपसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी, और एक आपसे पूछा जाता है रोरिक आर्ट गैलरी। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंद्रेटा में। और रोरिक आर्ट गैलरी यह कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में है। तो ये भी बेसिक से पॉइंट्स आपको नोट रखते हैं। जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो है चंबा में, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कांगड़ा में है, और रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।